प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम जीव विज्ञान के 25 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं जिनका की लिस्ट हमने जो है थंबनेल के रूप में देख सकते हैं, आप दे दिया है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस से लेकर के पीओ तक एक लंबा लिस्ट है, इन सभी में पूछे जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि आगे के भी एग्जामों में आने की संभावना रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों को एक-एक करके 25 को। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार रोग का परजीवी है? ऑप्शन ए है लिस्मानिया डोनोवानी, ऑप्शन बी है ट्राइपेनोजोमा गैम्बियंस, और ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और ऑप्शन डी है उचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो देखिए इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिस्मानिया डोनोवानी जो है वो कालाजार रोग का परजीवी है, यानी कालाजार रोग को रोग जो है इसी की वजह से होता है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं इनसे भी देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। हालांकि हमने इनके बारे में आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि हमने बताया हुआ है आप लोगों को कि ट्राइपेनोजोमा जो गैम्बियंस होता है इसकी वजह से एक बीमारी होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइपेनोसोमियासिस, या फिर कहते हैं इसका एक दूसरा भी नाम है स्लीपिंग सिकनेस। तो ये जो हम लोग को याद रखना है, जिसमें कि आपका जो है काफी ज्यादा नींद आता है और बुखार भी रहता है। दूसरा है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इससे भी देख लेते हैं क्या बीमारी होता है। तो इसकी वजह से जो है हमने पढ़ा हुआ है मलेरिया होता है। इसके अलावा देख लेते हैं जो ऑप्शन डी है उचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो उचेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से जो है फलेरिया नाम का डिजीज होता है, जिसको कि हम लोग एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। ठीक है। और ये इसको जो हम लोग हिंदी में हाथी पाँव के भी नाम से जानते हैं, या फिर फाइलेरिया के नाम से भी जो इसको जानते हैं। तो याद रखिएगा इन चारों ऑप्शन से जो है क्या क्या बीमारियां होती हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचारण की भाषा का पता लगाया था? ऑप्शन ए है स्नाडग्रॉस, ऑप्शन बी है कार्ल वॉन फ्रिस, और ऑप्शन सी है इमस, और ऑप्शन डी है मानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल वॉन फ्रिस ने जो है आपका मधुमक्खियों के संचारण की भाषा का जो है पता लगाया था। और वो आपका जो है क्या था, तो वो था आपका नाच। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब कोई एक मधुमक्खी किसी फूल के ऊपर बैठती है और वो पता लगा लेती है कि वहां पर जो है नेक्टर यानी कि जो है आपका उसके लिए क्या बोलते हैं मकरंद है, तो फिर वो जो है डांस करती है, नाचती है, जिसको से कि दूसरी जो मधुमक्खियां होती हैं उनको भी पता लग जाता है। तो इस तरीके से जो है कार्ल वन फ्रिस ने जो है आपका नाच मधुमक्खियों के डांस का खोज किया था, या फिर कह सकते हैं कि मधुमक्खियों के संचारण की भाषा का पता लगाया था। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन है, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए है नेसल, ऑप्शन बी है पटीला, ऑप्शन सी है पैलेटाइन, और ऑप्शन डी है स्टेपीज। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेपीज जो है वो खरगोश और मनुष्य दोनों में ही सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है मेडुला, और ऑप्शन सी है सेरिबेलम, और ऑप्शन डी है मैंडिबुलर तंत्रिका। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम अगर आपका जो है क्षति, सेरिब्रम को अगर क्षति पहुंचता है, वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है आपका मेमोरी पावर लॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक लंबे संकर पौधे में स्वपरागण कराने पर लंबे और बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं, यह परिमाण सिद्ध करता है। ऑप्शन ए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और दूसरा ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर बी पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ऑप्शन सी है प्राथमिकता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ऑप्शन डी है सहलग्नता का नियम यानी कि लॉ ऑफ लिंकेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथक्करण का नियम या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखिए क्यों और कैसे। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि अगर हम लोग जो है एक लंबा पौधा लेते हैं, मतलब लंबा पौधा का मतलब ये हुआ कि जिसमें आपका लंबाई का जो है विशेषता है, और एक ड्वार्फ मतलब कि एक जो हम लोग बौना पौधा ले लेते हैं, तो इसमें जो है आपका जो पहला पीढ़ी होगा ये इसको हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं। तो F1 जनरेशन में जितने भी आपके पौधे होंगे वो सारे के सारे आपके टॉल होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे जो है आपके टॉल होंगे। चार बनेंगे ना, वो चारों के चारों क्या होंगे, तो चारों के चारों जो है आपके टॉल बनेंगे। ठीक है। तो पहला जनरेशन में सारे के सारे लंबे हैं, क्योंकि इनमें दोनों का गुण है। टॉल वाले का भी विशेष लक्षण है, और जो आपका ड्वार्फ है यानी कि जो आपका बौना है उसका भी लक्षण है, लेकिन दिखाई कौन सा देता है, तो दिखाई देता है आपका जो है टॉल वाले का। इसके बाद से जैसे ही आपका F2 जनरेशन आएगा यानी कि जो है आपका सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन में क्या हो जाएगा कि 3 ठो आपका जो है टॉल बनेगा और 1 ठो जो है आपका ड्वार्फ बनेगा। जगह की कमी की वजह से जो हमने शॉर्ट में आप लोगों को समझाया, तो 3 ठो यहाँ पे
टॉल बन रहा है और यहाँ पे जो है आपका एक ड्वार्फ बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो, जो आपका F1 जनरेशन में जो भी आपका पौधा बना था उसमें आपका दोनों का गुण था, कैपिटल टी भी था और स्मॉल टी था, चारों के चारों जो बनेंगे उन सब में आपका क्या होगा, उसका जेनेटिक जो आपका कोड यानी कि जो जीनोटाइप होगा वो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, सारे सारे लंबे होंगे। लेकिन इसके बाद से जैसे ही F2 जनरेशन में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर से ज्वाइन करते हैं, और इस तरीके से क्या होता है कि 3 ठो जो है आपका लंबा बनता है, टॉल बनता है, और 1 ठो आपका जो है ड्वार्फ बनता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, तो ये जो है आपका अलग हो रहा है, इसीलिए जो है हमने बोला हुआ है कि ये पृथक्करण यानी कि जो है अलग होने का नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, यानी कि लॉ ऑफ सेपरेशन है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्रभाविकता का नियम क्या है या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये कहता है कि अगर किसी जब मतलब दो लक्षण अगर दो अलग अलग प्रकार के लक्षण एक ही साथ में रहते हैं तो जो आपका प्रभावी रहता है वो अप्रभावी पर हावी रहता है, यानी कि जो है वो प्रभावी वाले का लक्षण जो है शरीर में दिखाई देता है, अप्रभावी वाले का रहने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता है। वो कब दिखाई देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी दिखाई देता है जब दोनों एक ही जैसे अप्रभावी लक्षण रहेंगे एक साथ, तब दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बात करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो कि आपका जो है मेंडल का तीसरा नियम है। मेंडल ने जो 3 नियम दिया था, दो तो हमने पढ़ा दिया, पृथक्करण का नियम और प्रभाविकता का नियम, और तीसरा नियम है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो ये कहता है कि जब दो अलग अलग लक्षण गुण वाले जो आपके जीनोटाइप हैं यानी कि जो जीन्स हैं वो आपस में मिलाए जाते हैं तो दोनों लक्षण जो है आपस में मिल जाते हैं, लेकिन अगले ही जनरेशन में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट असोर्ट करते हैं। तो ये आपका जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। तो हमने तीनों नियमों को जो है बता दिया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक यांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऑप्शन ए एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है, या फिर ऑप्शन बी उसके गुण सूत्रों में परिवर्तन किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है अनुवांशिक यांत्रिकी में एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को जो है टेस्ट ट्यूब में फ्यूज कराया जाता है और जाइगोट बनाया जाता है, और फिर उसी जाइगोट को क्या किया जाता है कि फीमेल ओवरी के अंदर में जो है इम्प्लांट करा दिया जाता है, मतलब कि हाँ वही इम्प्लांट करा दिया जाता है, और इस तरीके से वहाँ पर जो आपका फीमेल होती है उनके बॉडी में जो है वो बेबी का जो है डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया आपका जो है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, जिसमें कि टेस्ट ट्यूब की सहायता से हम लोग बेबी का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो ये हो गया आपका दोनों ही चीज़ें, एक तो आपका अनुवांशिक यांत्रिकी में जो है आपका क्या होता है, और टेस्ट ट्यूब बेबी जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आप लोगों को बता दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है जंपिंग जीन्स को अब क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ट्रांसवर्जन, ऑप्शन बी है ट्रांसफॉर्मेशन, और ऑप्शन सी है ट्रांसडक्शन, और ऑप्शन डी है ट्रांसपोंशन। तो देखिए इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसवर्जन जो है वो जंपिंग जीन्स को अभी मतलब वर्तमान में जो है कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके खोज के बारे में। तो देखिए इसका खोज जो है आपका बारबेरा मैकक्लिंटॉक ने किया हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं। ऑप्शन ए है युग्मक के द्वारा, ऑप्शन बी है पुंकेसर के द्वारा, और ऑप्शन सी है जीन के द्वारा, और ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीन्स के द्वारा जो है आपका अनुवांशिक लक्षण जनक के जो है संतान में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं। ऑप्शन ए है विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन बी है विश्व वातावरण दिवस, और ऑप्शन सी है विश्व स्वच्छता दिवस, और ऑप्शन डी है वन संरक्षण दिवस। तो इसका जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है विश्व पर्यावरण दिवस या फिर विश्व वातावरण दिवस के रूप में जो है 5 जून को जीव वैज्ञानिक मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और सूक्ष्म पादपों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सहभोजी, ऑप्शन बी शाकाहारी, और ऑप्शन सी है फौना एंड फ्लोरा, और ऑप्शन डी है प्लांक्टन या फिर पल्लवक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लवक या फिर जो है प्लांक्टन कहते हैं हम लोग जल के अंदर में जो भी आपके माइक्रो एनिमल्स या फिर जो है आपके माइक्रो प्लांट्स होते हैं उनको, यानी कि जितने भी आपके देखो
पॉन्ड के अंदर में यानी किसी तालाब में जितने भी आपके छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जितने भी एनिमल्स होंगे या फिर जितने भी आपके जो है पौधे होंगे, उन सभी को हम लोग मिलाकर प्लांक्टन या फिर पल्लवक कहते हैं। और फ्लोरा एंड फौना क्या है, तो देखिए फ्लोरा फौना हो गया आपका जो है किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला एनिमल, किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला जो एनिमल होगा उस एनिमल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फौना। और फ्लोरा हम लोग क्या बोलते हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला प्लांट जो है आपका कहलाता है फ्लोरा। तो ये ध्यान रखिएगा। और सहभोजी क्या होता है, तो सहभोजी जो है साथ में रह करके एक दूसरे का हेल्प करते हुए वो जो है आपका भोजन करते हैं। और ये जो है आपका हो गया शाकाहारी। तो शाकाहारी क्या है, वो आपका जो शाक को खाता है यानी कि जो है पौधों को खाता है वो शाकाहारी कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मौन घाटी या फिर साइलेंट वैली जहाँ पौधों मतलब वही पादपों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां यानी कि जातियां पाई जाती है, वो कहाँ पर है। इसका ऑप्शन ए है कश्मीर, और ऑप्शन बी है कुल्लू, और ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में जो है आपका साइलेंट वैली है जहाँ पर कि जंतुओं और पौधों की दुर्लभ प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन ए लिली, ऑप्शन बी कमल, और ऑप्शन सी गुलाब, और ऑप्शन डी गेंदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल जो है वो भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प है। अब देखिए भारत के जो है कुछ और भी राष्ट्रीय चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारतवर्ष का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारतवर्ष का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका मोर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतवर्ष का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारतवर्ष का राष्ट्रीय पशु जो है वो है आपका बाघ। इसके बाद बात करते हैं भारतवर्ष का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारतवर्ष का जो राष्ट्रीय फल है वो है आपका आम। अगला देख लेते हैं कि भारतवर्ष का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो भारतवर्ष का राष्ट्रीय मिठाई जो है वो है जलेबी। इसके बाद से लास्ट देख लेते हैं कि भारतवर्ष का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो वो है आपका बरगद यानी कि बैनियन का ट्री। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ था जूट, कपास, फ्लेक्स और सेमल। तो इसमें जो है आपका सबसे ज्यादा मात्रा में जो है हमारे देश के अंदर में खेती किया जाता है कपास का। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जूट से क्या होता है, तो जूट से जो हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि आपका जो है बोरा बनाया जाता है जिसमें कि हम लोग अनाजों को जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं या फिर संचित करने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वो है भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है। इसमें ऑप्शन ए है मेलिया, और ऑप्शन बी है मोरस एल्बा, और ऑप्शन सी है मोरस निग्रा, और ऑप्शन सी है सैलिक्स। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है मोरस अल्बा से जो है भारत में हॉकी स्टिक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनते हैं। ऑप्शन ए है सिड्रस डिओडेरा, और ऑप्शन बी है सैलिक्स परप्यूरिया, और ऑप्शन सी है टेक्टोना ग्रैंडिस, और ऑप्शन डी है मोरस एल्बा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैलिक्स परप्यूरिया से जो है क्रिकेट के बल्ले का जो है मतलब बनाया जाता है। मतलब क्रिकेट का बल्ला जो है आपका सैलिक्स परप्यूरिया से बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, और ऑप्शन बी है बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ, और ऑप्शन सी है बैसिलस कल्चर ग्रोथ, और ऑप्शन डी है बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन जो है वो बीसीजी का पूरा नाम है या फिर अर्थ है। और इसके वजह से मतलब ये जो है आपका एक टीका है, और ये टीका जो है किसके लिए लगाया जाता है, तो ये जो है आपका टीबी से बचाने के लिए जो है ये टीका लगाया जाता है। और टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। ये भी आप लोगों को जो ध्यान रखना है। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबर क्यूलोसिस, क्यूलोसिस। और साथ ही साथ ये भी हमको ध्यान रखना है कि ट्यूबरक्यूलोसिस जो है आपका ये किसके वजह से होता है। तो ये जो है आपका ट्यूबरक्यूलोसिस जो है यानी कि इसको शॉर्टकट में हम लोग टी बी बोलते हैं। टी का मतलब ट्यूबर, और ट्यूबरक्यूलोसिस जो है आपका टीबी का पूरा नाम हो गया। अब ये किसके वजह से होता है, तो ये जो है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये किसकी वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्यूलोसिस से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्यूलोसिस, ट्यूबर क्यूलोसिस।
तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के वजह से क्या होता है, तो इसके वजह से जो है ये एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। ये आपको ध्यान रखना रहता है। और इसी से बचाने के लिए हम लोग कौन सा टीका लगाते हैं, तो इससे बचाने के लिए हम लोग जो है बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन यानी कि बीसीजी का टीका लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है कि फसलों का हेर फेर किसके लिए जरूरी है या फिर आवश्यक है। ऑप्शन ए है विभिन्न फसल पाने के लिए, ऑप्शन बी है खनिजों के गुण बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन सी है प्रोटीन के गुण बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो इसका जो है सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है फसलों का हेरफेर जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शीतकाल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है कम तापमान वाले वाष्पोत्सर्जन कम तापमान पर वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, और ऑप्शन बी है ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति हो जाती है, और ऑप्शन सी है कम तापक्रम पर श्वसन क्रिया रुक जाती है, और ऑप्शन डी है कम तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए शीतकाल में जो है तुषार पाले का वितरण जो है वो ऊतकों में होता है, जिसकी वजह से निर्जलीकरण और यांत्रिक क्षति हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था। तो इसमें ऑप्शन है खुराना यानी कि डॉक्टर हरबिन खुराना, और ऑप्शन बी है वाटसन और क्रिक, और ऑप्शन सी है कोर्नबर्ग, और ऑप्शन डी है निरेनबर्ग। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोर्नबर्ग ने जो है आपका डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण का जो है सबसे पहले, मतलब डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण जो है सबसे पहले कोर्नबर्ग ने किया था। बाकी कुछ और भी बातें हैं जो कि हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग खुराना के बारे में, जिनका कि पूरा नाम है आपका डॉक्टर हरबिन खुराना। तो देखिए डॉक्टर हरबिन खुराना ने जो है आपका जेनेटिक कोड का खोज किया था, और ये कब किया था, तो ये जो है आपका किया था 1968 में, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं वाटसन और क्रिक के बारे में। तो देखिए वाटसन और क्रिक ने जो है आपका डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का खोज किया था, और ये कब किया था, तो ये जो है आपका 1953 में किया था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है एक जीव जिसमें दो समरूपी अनुवांशिकी कारकों का जोड़ा होता है क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे समरूप है, एक ही जैसा है तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस, अगर अलग अलग रहता है तब हम लोग उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसको जो है समयुग्मी या फिर जो है होमोजाइगस बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक जीव जिसमें कि दो समरूपी अनुवांशिकी कारक होते हैं, यानी कि दो ठो जो है एक ही जैसे जीन्स रहते हैं, तब उसको जो हम लोग सम युग्मनजी या फिर जो है आपका होमोजाइगस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है राइबोसोम किसके बने होते हैं। ऑप्शन ए है डीएनए प्लस प्रोटीन से, या फिर दूसरा ऑप्शन है केवल डीएनए से बने होते हैं, या फिर ऑप्शन सी है आरएनए और प्रोटीन से, और ऑप्शन डी है आरएनए और डीएनए से। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन है। ऑप्शन ए है प्रोफेज, ऑप्शन बी है मेटाफेज, ऑप्शन सी है एनाफेज, और ऑप्शन डी है टीलोफेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका प्रोफेज है, और प्रोफेज जो होता है सूत्र विभाजन का सबसे लंबा स्टेज और पहला स्टेज होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मियोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ऑप्शन ए है मेटाफेज, ऑप्शन बी है एनाफेज 1, और ऑप्शन सी है मेटाफेज 2, और ऑप्शन डी है एनाफेज 2। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाफेज 1 में जो है आपका गुणसूत्रों का संख्या आधा हो जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है डीएनए की खोज सबसे पहले, मतलब वही सर्वप्रथम किसने की थी। ऑप्शन ए है मीसर, और ऑप्शन जो है आपका बी है रॉबर्ट कोच, और ऑप्शन सी है फ्लेमिंग, और ऑप्शन डी है ऑल्टमैन। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है आपका मिसर ने डीएनए का खोज किया था। अब बात कर लेते हैं मिसर के बारे में। एक और बात की मिसर का पूरा नाम क्या है, तो मिसर का जो है आपका पूरा नाम है फ्रेडरिक मिसर। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक, FREDRICH, ठीक है। तो फ्रेडरिक मीसर जो है आप लोग याद रखिएगा, इनका जो है पूरा नाम है, जिन्होंने कि सबसे पहले आपका डीएनए का खोज किया था। और कब किया था, तो ये जो है आपका 1869 में, जब गांधी जी का जन्म हुआ था उसी साल में, ध्यान रखिएगा 1869 में, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 25वां प्रश्न, जो कि है क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं है। तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, इसका ऑप्शन है डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, और ऑप्शन सी है
सॉरी, पहला ऑप्शन था आपका डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए और ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन जो है डी है उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के द्वारा जो है आपका क्रोमोसोम बने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका क्रोमोसोम डीएनए आरएनए प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन हो गया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो गया, इनसे मिलकर के बना होता है। तो इस तरीके से हमने जो है प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे हुए 25 एमसीक्यू का डिस्कशन किया, जिनका की संभावना है आगे आने का, या फिर इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन जो है उम्मीद है कि आगे के भी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामों में एक न दो आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपको बेहतर ढंग से मैं समझा पाया। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें, उन सभी लोगों तक शेयर करें जिनका कि आप हेल्प करना चाहते हैं, और आपकी मदद से जो है मैं भी उनका हेल्प शायद कर सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।